सबसे गहरी कथाएं अक्सर उन पात्रों की होती है जिनका नाम कम लिया जाता है, पर जिनके बिना सृष्टि की सबसे बड़ी घटनाएं संभव नहीं होती। वासुकी की ये कथा ऐसे ही मौन त्याग की कहानी है, एक नागराज की जिसने अमृत नहीं मांगा बल्कि विष को सहा, जिसने स्वयं को रस्सी बनाकर संतुलन बनाए रखा और जिसने अपमान व उपेक्षा के बाद भी अपने धर्म से मुख नहीं मोड़ा। ये केवल समुद्र मंथन की कथा नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति की गाथा है जो हर युग में संसार को टूटने से बचाए रखती है। वासुकी का जन्म, नागवंश और आदि रहस्य। जब सृष्टि का प्रथम स्पंदन अभी आकार ले ही रहा था, जब आकाश और पृथ्वी के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं हुआ था, जब समय स्वयं अपनी गति को पहचान रहा था, उसी आदि काल में नागों का उद्भव हुआ। नाग केवल सर्प नहीं थे, वे पृथ्वी की गूढ़ चेतना थे। वे उस ऊर्जा के प्रतीक थे जो सृष्टि को भीतर से थामे हुए थी। प्राचीन ऋषियों ने नागों को भय का नहीं बल्कि संतुलन का प्रतीक माना, क्योंकि जहां भी जीवन की धड़कन थी वहां नाग रूप में ऊर्जा विद्यमान थी। इसी नागवंश में जन्म हुआ वासुकी का, जिनका जन्म किसी सामान्य घटना की तरह नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय संकेत की तरह हुआ। वासुकी का जन्म उस समय हुआ जब महर्षि कश्यप की तपस्या अपने चरम पर थी और कद्रु माता की चेतना नागवंश के भविष्य को आकार दे रही थी। कश्यप, जिनसे देव, दानव, असुर, गंधर्व, यक्ष और राक्षस जैसे अनेक वंश उत्पन्न हुए, वे केवल पिता नहीं थे, वे सृष्टि की योजना के वाहक थे। कद्रु, जिनकी कोख से हजारों नाग उत्पन्न हुए, केवल माता नहीं थी, वे पृथ्वी की गहराइयों की प्रतिनिधि थी। वासुकी उन्हीं हजारों नागों में से एक थे, परंतु उनमें कुछ ऐसा था जो उन्हें जन्म से ही विशिष्ट बनाता था। एक मौन गंभीरता, एक गहरी दृष्टि और एक ऐसा संयम जो सामान्य नागों में दुर्लभ था। वासुकी का बचपन नागलोक की दिव्य गहराइयों में बीता, जहां प्रकाश सूर्य से नहीं बल्कि रत्नों और चेतना से उत्पन्न होता था। नागलोक कोई अंधकारमय स्थान नहीं था जैसा सामान्य कल्पना में होता है, बल्कि वो ज्ञान, वैभव और रहस्य से भरा हुआ लोक था। वहां की नदियां जल की नहीं बल्कि ऊर्जा की धारा थी और वहां की शिलाएं भी जीवित प्रतीत होती थी। वासुकी ने वही अपने अस्तित्व का पहला बोध प्राप्त किया, जहां उन्होंने जाना कि नागों का जीवन केवल पाताल तक सीमित नहीं है, बल्कि वे तीनों लोकों के संतुलन में भागीदार हैं। देवता आकाश में रहते थे, असुर गहराइयों में और नाग दोनों के बीच सेतु थे। यही कारण था कि नागों को कभी पूरी तरह देव नहीं माना गया और न ही असुर, क्योंकि वे दोनों के लिए आवश्यक थे। वासुकी इस सत्य को बहुत कम आयु में समझ गए थे और यही समझ उन्हें अन्य नागों से अलग करती थी। नागवंश की संरचना केवल शक्ति पर आधारित नहीं थी, बल्कि वंशानुक्रम, तप और बुद्धि पर भी निर्भर थी। वासुकी ने अपने आसपास के नागों को देखा। कुछ क्रोधी थे, कुछ अहंकारी, कुछ केवल बल में विश्वास रखने वाले, पर वासुकी ने सदा संतुलन को महत्व दिया। वे जानते थे कि अंधी शक्ति अंतः विनाश को जन्म देती है। इसी कारण जब नागों के बीच नेतृत्व की बात आई तो वासुकी को राजा चुना गया, न इसलिए कि वे सबसे शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए कि वे सबसे स्थिर थे। उनका सिंहासन सोने या रत्नों से नहीं, बल्कि विश्वास और उत्तरदायित्व से बना था। वासुकी का राज्याभिषेक नागलोक में एक उत्सव नहीं, बल्कि एक मौन प्रतिज्ञा था कि वे अपने वंश को केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखेंगे। परंतु सृष्टि में कोई भी शक्ति बिना परीक्षा के स्थिर नहीं रहती। नागवंश के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने वासुकी के जीवन की दिशा ही बदल दी। कद्रु और विंता के बीच हुआ एक विवाद जो देखने में साधारण प्रतीत होता था, परंतु उसके परिणाम गहरे और दूरगामी थे। इसी विवाद से जन्मा गरुड़ और नागों का वैर। गरुड़ विंता के पुत्र, आकाश की गति और स्वतंत्रता के प्रतीक थे।
जबकि नाग पृथ्वी की स्थिरता और गहराई के। ये टकराव केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि दो प्रवृत्तियों का था, आकाश और पाताल का, गति और स्थिरता का। वासुकी ने इस वैर की आहट को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने नागों को चेताया कि यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा, बल्कि पूरे नागवंश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। परंतु हर चेतावनी को समय पर सुना नहीं जाता। कई नागों ने इसे शक्ति की परीक्षा माना और यहीं से विनाश के बीज पड़ने लगे। वासुकी के मन में एक गहरा द्वंद्व था। एक ओर वे नागों के राजा थे, जिन्हें अपने वंश की रक्षा करनी थी, और दूसरी ओर वे सृष्टि के संतुलन को समझने वाले एक मौन साधक थे। वे जानते थे कि हर संघर्ष का समाधान युद्ध नहीं होता, परंतु जब अहंकार हावी हो जाता है तब बुद्धि दब जाती है। नागों और गरुड़ के बीच बढ़ता वैर केवल बाहरी नहीं था, वो भीतर की अशांति का भी प्रतीक था। वासुकी ने कई बार नागों को संयम का मार्ग दिखाने का प्रयास किया, परंतु शक्ति से मदमस्त कई नाग उनकी शांति को कमजोरी समझ बैठे। यही वो समय था जब वासुकी ने पहली बार ये अनुभव किया कि राजा होना केवल अधिकार नहीं, बल्कि पीड़ा भी है, क्योंकि हर निर्णय का भार सबसे पहले राजा के हृदय पर ही पड़ता है। इसी आदि काल में नागों के अस्तित्व से जुड़े अनेक रहस्य भी आकार लेने लगे। ऋषियों ने कहा कि नाग पृथ्वी की कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक है, जो जब तक संतुलित रहती है तब तक सृष्टि स्थिर रहती है। वासुकी इस रहस्य को केवल सुना ही नहीं, बल्कि अनुभव भी किया। उन्होंने ध्यान में जाना कि नागों का अस्तित्व केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर भी है। यही कारण था कि वासुकी को केवल नागराज नहीं, बल्कि नागों की आत्मा कहा जाने लगा। उनके भीतर एक ऐसा धैर्य था जो समय की मार को भी सह सकता था, परंतु ये धैर्य आगे चलकर एक कठोर परीक्षा से गुजरने वाला था। वासुकी के जीवन में आदि रहस्यों का एक और संकेत तब मिला जब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ने लगा। देव अपनी शक्ति खोने लगे थे, असुर भी असंतुष्ट थे, और सृष्टि के संतुलन पर खतरा मंडराने लगा था। उस समय वासुकी ने अनुभव किया कि नागों को एक बार फिर सृष्टि की बड़ी योजना में शामिल किया जाएगा। ये अनुभव किसी भविष्यवाणी की तरह नहीं, बल्कि एक भीतर उठती हुई अनुभूति की तरह था। वे जानते थे कि नागों का अस्तित्व केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि वे बार बार सृष्टि के बड़े कार्यों में बलिदान के लिए बुलाए जाते हैं। यही नागों का धर्म था और यही उनका शाप भी। वासुकी ने अपने जीवन के इस चरण में स्वयं को भीतर से तैयार करना शुरू किया। उन्होंने अपने अहंकार को त्यागा, अपने भय को स्वीकार किया और अपने कर्तव्य को समझा। नागलोक में रहते हुए भी उनका मन सदा व्यापक सृष्टि में विचरण करता था। वे जानते थे कि उनका जन्म केवल नागों का राजा बनने के लिए नहीं हुआ, बल्कि किसी ऐसे कार्य के लिए हुआ है जो उन्हें इतिहास में नहीं, बल्कि चेतना में अमर करेगा। यही आदि रहस्य था कि वासुकी का जीवन स्वयं एक कथा नहीं, बल्कि आने वाली अनेक कथाओं की भूमिका था। उनके जन्म के साथ ही सृष्टि ने एक ऐसा पात्र पा लिया था जो स्वयं पीड़ा सहकर भी संतुलन बनाए रखने को तैयार था। वासुकी के जन्म, नागवंश और आदि रहस्यों की ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से वास्तव में आरंभ होती है। क्योंकि जिस नागराज ने शांति, संयम और संतुलन को अपना मार्ग चुना, वही आगे चलकर देवों और असुरों के संघर्ष में बंधन बनने वाला था। वासुकी अभी नहीं जानते थे कि उनका शरीर ही एक दिन रस्सी बनेगा, कि उनका धैर्य ही परीक्षा बनेगा, और कि उनका त्याग ही अमृत और विष दोनों को जन्म देगा। परंतु आदि काल में इतना निश्चित हो चुका था कि वासुकी का जन्म साधारण नहीं था और उनका अंत भी साधारण नहीं होगा। यही वासुकी की कथा का पहला अध्याय है, जहां एक नाग जन्म लेता है, पर एक युग की तैयारी शुरू हो जाती है। कश्यप ऋषि, नागों का श्राप